Hello students, so I'm again back with part 2 of chapter number 2, Weathering and Soil Formation. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. So dear students, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with chemical weathering. क्या होती है केमिकल वेदरिंग? केमिकल वेदरिंग में बच्चा रॉक्स का डीके होना चालू होता है. डीके मतलब खराब होने लगना, उनकी क्वालिटी डिटोरिएट होते लगना. रॉक्स का डीके होता है जिससे विच कॉज जिससे कुछ केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है. ठीक है, केमिकल वेदरिंग इन्वॉल्व डीके ऑफ रॉक्स. रॉक्स का डीके होगा जिसके कारण से केमिकल कंपोजिशन में रॉक्स का जो भी कंपोजिशन होगा उसमें भी चेंज आएगा. अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि उस रॉक के ऊपर केमिकल एक्शन कर रही है. कौन? हवा, एयर. बिकॉज ऑफ केमिकल एक्शन ऑफ एयर, बिकॉज ऑफ केमिकल एक्शन ऑफ वाटर, पानी भी उसके ऊपर काम कर रहा है, हवा भी उसके ऊपर काम कर रही है, और कई बार मिनरल खुद अपने आप के ऊपर भी काम करने लग जाते हैं. Somewhere minerals present in the rock are also responsible for decay of rock. चलो, अब केमिकल वेदरिंग में क्या होता है बच्चा? जो अपीयरेंस होती है रॉक की, मतलब जो रॉक जैसी दिखती है वो भी चेंज होने लग जाती है. केमिकल वेदरिंग ऑल्सो कॉजेज चेंज इन अपीयरेंस. दिखने में भी वो अलग हो जाती है. जो प्रोसेस इन्फ्लुएंस करते हैं केमिकल वेदरिंग को वो है हाई टेम्परेचर. टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गया. अबंडेंट मॉइस्चर, जो एयर थी उसमें मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा आया. अब केमिकल वेदरिंग में क्या क्या आएगा बच्चा? सोल्यूशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बनाइजेशन. क्या क्या? सोल्यूशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बनाइजेशन, ये वेदरिंग में इन्वॉल्व होंगे. केमिकल वेदरिंग में के अंदर आएंगे क्या क्या? सोल्यूशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बनाइजेशन. अब जो पहला चेंज होने वाला है वो क्या है? सोल्यूशन. देखो, कुछ रॉक्स और जो मिनरल्स होते हैं जैसे लाइमस्टोन हो गया, चूना पत्थर है ना, रॉक सॉल्ट मतलब नमक, जिप्सम, ये सब पानी में घुल जाते हैं और ये अपने आप डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन. नमक के ऊपर पानी गया, लाइमस्टोन के ऊपर पानी गया, ये ऑब्वियस सी बात है सोल्यूशन में कन्वर्ट होंगे और डिजॉल्व हो जाएंगे, है ना, मतलब सोल्यूशन फॉर्म में आ जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे. देन ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में क्या होता है बच्चा? जो डिकम्पोजिशन होता है रॉक का वो किसके थ्रू होता है? जब ऑक्सीजन में प्रेजेंट कोई भी मिनरल बेटा किसके साथ रिएक्ट करे? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे. ठीक है, अब H2O, पानी में भी भाई ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन तो 21% हमारे एनवायरमेंट में एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है ही. तो जब ये जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है या रेन वाटर में जो ऑक्सीजन का प्रेजेंस है वो क्या करता है? रिएक्ट करने लगता है और उसी के थ्रू होता है ऑक्सीडेशन. जैसे कि अगर आयरन है, लोहा है, ठीक है, तो अगर उस पे पानी भी पड़ेगा या उस पे हवा भी पड़ेगी, ठीक है, रस्टिंग मतलब जंग नहीं लग जाता. आप एक दो कील लेना, कील मतलब बोले तो नेल, वो जो खिल्लियां हम ठोकते हैं उस कील को आप अगर थोड़े दिन पानी में रख दो, फिर आप बाहर रख दो, मतलब ओपन एरिया में, फिर उसको हवा लगती रहे, तो तुम देखोगे वो जो इतनी स्ट्रेंथ वाली आयरन नेल थी वो खत्म होने लग जाती है. उसके ऊपर डार्क रेड कलर की, डार्क मरून कलर की वो ऊपर कुछ कुछ जमने लगता है. ठीक है, उसी को हम बोलते हैं रस्टिंग, जंग लग जाना, है ना. तो इट इज़ लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन की रस्टिंग की तरह होगा, जो किसकी वजह से हो जाता है? एयर और वाटर की वजह से हो जाता है. इसमें रॉक्स का कलर जो है वो भी चेंज होने लगता है. नाउ हाइड्रेशन. तो क्या होता है भाई हाइड्रेशन में? हाइड्रेशन में केमिकल यूनियन होती है, द केमिकल यूनियन ऑफ वाटर विथ मिनरल. मिनरल की केमिकल यूनियन होती है किसके साथ? वाटर के साथ. हाइड्रेशन में क्या होता है? जब केमिकल यूनियन होती है वाटर की किसके साथ? किसी भी मिनरल के साथ, और इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन. केमिकल यूनियन ऑफ वाटर विथ मिनरल इज कॉल्ड हाइड्रेशन. जब आप वाटर ऐड करते हो फेल्डस्पा में तो जो रॉक होती है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. कई बार हम देखते हैं कि किसी रॉक के ऊपर हम थोड़ा सा पानी वगैरह डालें तो थोड़ा सा वो स्वेल हो जाएगी, थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाएगा उसमें, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. अब अच्छा, अगर उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो जो मिनरल उसके अंदर है उनमें भी स्ट्रेस आएगा. ठीक है, पहले जो चीज़ इतनी जगह में रखी हुई थी, अब ये जो रॉक है ये फैलेगी बेटा, तो ये जो मिनरल है इसमें भी तो टेंशन आएगी ना, ये इतने से इतनी हुई तो. सो इस वजह से भी कितनी बार रॉक डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं. किसकी वजह से? हाइड्रेशन की वजह से. नाउ कार्बनाइजेशन, कार्बोनेशन, नॉट कार्बनाइजेशन, कार्बोनेशन. मैंने शायद ऊपर भी गलत पढ़ा, कार्बोनेशन. देख लेना बेटा ना, अगर ऊपर गलत हो तो. कार्बोनेशन, जब रेन वाटर एटमॉस्फेयर से पास होता है तो उसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट जो होती है वो डिजॉल्व हो जाती है. ठीक है, अब क्या होता है? इस वजह से कार्बोनिक एसिड पानी के अंदर आ जाते हैं.
ठीक है, बारिश के पानी में थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड मिली तो कार्बनिक एसिड, एक वीक कार्बनिक एसिड तैयार हो गया। ये जो कार्बनिक एसिड है ये रिएक्ट करेगा बेटा केमिकली किसके साथ, लाइम स्टोन के साथ, और उसको डिसइंटीग्रेट कर देगा। तो जब बारिश हो रही है तो बारिश में जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसमें डिजोल्व हो जाती है और एक वीक कार्बनिक एसिड तैयार कर लेती है। अब वो वीक कार्बनिक एसिड लाइम स्टोन पे काम करता है और उसको तोड़ देता है। ठीक है, ना बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग की बात करें तो कई प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन एक्टिविटीज, कई बार प्लांट, एनिमल, ह्यूमन एक्टिविटीज भी रॉक को डिसइंटीग्रेट करने का काम करते हैं। ऐसी वेदरिंग को हम बायोलॉजिकल वेदरिंग बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल वेदरिंग? व्हेन प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज responsible for the disintegration of rocks, it is called biological weathering। ठीक है, जब हम रिस्पॉन्सिबल हो जाएं किसी रॉक के टूटने के लिए तो उसको क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल वेदरिंग। इसमें पहला हम लोग देखेंगे प्लांट कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बेटा हमें पता है कि जो रूट्स होती हैं, जो जड़ होती हैं पेड़ों की, वो रॉक को क्रैक करती हुई अंदर की तरफ चली जाती हैं। जैसे जैसे प्लांट बढ़ेगा वैसे वैसे वो क्रैक बढ़ता जाएगा, है ना। और इस वजह से जब आप उस ट्री को अप्रूट करोगे या हवा की वजह से अप्रूट होगा वो किसी भी रीजन से, तो वो रॉक को तोड़ ही देगा। ये रॉक थी, यहाँ पर पेड़ चालू हुआ, अब उसकी रूट्स यहाँ तक पहुँच गई हैं बेटा। अगर आप इस ट्री को किसी भी वजह से काटोगे या हवा की वजह से टूटेगा तो इसकी रूट्स, जो स्वेलन रूट्स थी, जो ज़्यादा स्पेस घेरी हुई थी ज़मीन के अंदर, एक तो वो स्पेस कम हो जाएगा तो रॉक वैसे ही लूज हो जाएगी। ऊपर से अगर ये बाहर की तरफ भी आती हैं रूट्स तो भी रॉक को वो डिसइंटीग्रेट ही करेंगी। एनिमल्स, अब जैसे कुछ वॉर्म्स हैं, रैबिट हैं, मोल्स हैं, ये अपनी बरोस को डिग करते हैं ग्राउंड के अंदर, मतलब किसी भी रॉक, जैसे ये रॉक थी यहाँ पर इन लोगों ने डिगिंग स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे करके ये अपना होल ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं और इस प्रोसेस में जो ग्राउंड होता है, ये जो बेस होता है, ये लूज होता जाता है और लूज होने के बाद में एक टाइम के बाद वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है। नाउ ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ह्यूमन कैसे रिस्पॉन्सिबल है? जैसे हम लोग माइनिंग करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जब हम पेड़ों को काटेंगे मैसिव लेवल पे, माइनिंग करेंगे, हील को ब्लास्ट करेंगे, रिजिस को ब्लास्ट करेंगे डायनामाइट से, या तो रोड बना रहे होंगे या डैम बना रहे होंगे, तो इससे भी भाई रॉक डिसइंटीग्रेट होती है। ठीक है, जब आप क्या करते हो, हील को ब्लास्ट करते हो, तो आप तो पूरी की पूरी रॉक को ही बस्ट कर दे रहे हो, नहीं? तो भाई अगर आपको रॉक्स को बचाना है तो ना तो हील को ब्लास्ट करो, ना रिच को ब्लास्ट करो, किससे? डायनामाइट से। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को भी नहीं कट करो, माइनिंग भी नहीं करो। इन सब से भी क्या हो रहा है? वेदरिंग, या तो रॉक खत्म हो रही है ना। आप इंडस्ट्रियल और बिल्डिंग मटेरियल के लिए भी रॉक्स के ऊपर काम कर रहे हो, उनसे मिनरल निकाल रहे हो, उससे भी रॉक्स खत्म हो रही हैं। अब हम देखेंगे वेदरिंग के इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग, है ना। वेदरिंग अगर होती है तो क्या क्या प्रभाव इससे पड़ता है? तो पहला तो सॉइल फॉर्मेशन होता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, सॉइल तो बैडली नीडेड है एग्रीकल्चर के लिए, है ना, तो इट लीड्स टू सॉइल फॉर्मेशन। चलो, अब थोड़ा सा निगेटिव क्या है, वो ये होता है कि बेटा जब वेदरिंग होती है तो लूज मटेरियल की एक लेयर प्रोड्यूस होती है, जिससे लैंडस्लाइड होगी, मड फ्लो होगा, मिट्टी बहती जाएगी, जमीन नीचे की तरफ धंस जाएगी, नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो ये गलत है, जो किसकी वजह से होता है? वेदरिंग की वजह से। क्विक क्विज करेंगे हम, तो डीके ऑफ रॉक्स एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल एक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। ठीक है, वो फैक्टर्स जो वेदरिंग को अफेक्ट करेंगे, एक तो होगा टाइप्स ऑफ रॉक और दूसरा केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक। ठीक है, टाइप्स ऑफ रॉक एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक। ग्रैनुअल डिसइंटीग्रेशन इज कॉज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। ट्रू, ग्रैनुअल भी होता है टेम्परेचर की चेंज होने से। केमिकल वेदरिंग के टाइप पूछे हैं तो अभी हमने पढ़ा हाइड्रेशन, सॉल्यूशन, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग, हाइड्रेशन लिखोगे, सॉल्यूशन लिखोगे, कार्बोनेशन है, ऑक्सीडेशन है सॉल्यूशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, ये टाइप है केमिकल वेदरिंग के। अब हम देखेंगे, किसको देखेंगे भाई? बायोलॉजिकल वेदरिंग के कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं? तो भाई एक है प्लांट, दूसरा है एनिमल और तीसरे हम खुद ह्यूमन बीइंग। ठीक है, नाउ सॉइल। We all know that soil is very important natural resource. इट इज द टॉप कवरिंग ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर सबसे ज्यादा टॉप में जो आपको मिलेगी वो क्या ही होती है बेटा? सॉइल। थिकनेस ऑफ सॉइल इज seldom more than
टू 1 और 2-3 मीटर्स। देखो कभी ही 3 मीटर से ज़्यादा होगी, अदरवाइज 1 to 3 मीटर के अंतर ही होती है। तो सेल्डम मतलब शायद, कभी कभार, बहुत कम पॉसिबिलिटी बनती है। द सॉइल इज सेल्डम मोर देन 1 to 3 मीटर्स। इस डेप्थ के बाद जो रॉक होती है, ठीक है, उनमें वो मटेरियल नहीं होते, वो एलिमेंट नहीं होते बच्चा जो प्लांट ग्रोथ के काम आ जाए। ठीक है, बियॉन्ड दिस डेप्थ, इस 3 मीटर के नीचे अगर आप गए, इस डेप्थ के नीचे गए, रॉक्स डू नॉट हैव द एलिमेंट, रॉक्स के पास वो एलिमेंट ही नहीं है जो प्लांट ग्रोथ के लिए जरूरी है। सॉइल प्रोवाइड्स ऑर्गेनिक एंड मिनरल मैटर। सॉइल क्या प्रोवाइड करती है? ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करती है, मिनरल मैटर प्रोवाइड करती है। किसके लिए? फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सॉइल प्रोवाइड करती है ऑर्गेनिक और मिनरल मैटर्स किसके लिए? प्लांट की ग्रोथ के लिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल लाई इन इट्स फर्टिलिटी। और सॉइल की इंपॉर्टेंस किस में होती है बेटा? उसकी फर्टिलिटी में। अगर आप कुछ ग्रो कर रहे हो, बहुत अच्छी तरह ग्रो हो रहा है, तभी वो सॉइल हमारे लिए अच्छी है। अगर ग्रो ही नहीं कर रहा है तो फिर सॉइल की तो इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाती है। सॉइल फॉर्मेशन, अब हम लोग देखेंगे सॉइल कैसे फॉर्म होती है। सॉइल तब फॉर्म होगी बच्चा जब बड़ी बड़ी रॉक्स टूट जाएंगी, किस में? फाइनर पार्टिकल्स में। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वेदरिंग की वजह से, अभी हमने देखा ना, सन, एयर, वाटर उसके ऊपर काम करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, और डिसइंटीग्रेट होकर छोटी 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 फाइन पार्टिकल में टूट जाएंगी। इरोजन की वजह से, वेदरिंग की वजह से रॉक छोटे छोटे फाइनर पीसेस में, फाइनर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस में क्या होगी? सॉइल फॉर्म होगी। पर ये प्रोसेस आज और कल या परसों में, 3-4 दिन में नहीं होती बच्चा। इसको मिलियंस और थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। कितने? थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन की, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। इट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू फॉर्म वेरी थिन लेयर। बिल्कुल एक पतली सी लेयर जो मिट्टी की सॉइल के बनने में लगती है, उसमें हजारों साल लग जाते हैं। फाइन वेजिटल एंड एनिमल रिमेन्स। फाइन वेजिटल होंगे, एनिमल रिमेन्स होंगे, ह्यूमस होगा, ये सब सॉइल की फर्टिलिटी में ऐड होता है। एनिमल रिमेन्स, फाइन वेजिटल मतलब होता है, एनिमल रिमेन्स मतलब तो जो हमारे जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी डेड बॉडीज वहीं पर मर जाते हैं, तो उनको तो रिक्रीमेशन हम करते हैं, तो वो जो बचता है वो हमारी सॉइल में एड ऑन फर्टिलिटी, ह्यूमस का काम करता है। और यहाँ पर वेजिटल का मतलब होता है, वेजिटल मीन्स रिलेटेड टू प्लांट्स, तो प्लांट के रिमेन्स, एनिमल के रिमेन्स, ये ह्यूमस, इन्हें ह्यूमस कहते हैं, ये भी सॉइल की फर्टिलिटी में एड ऑन का काम करते हैं। चलो, अब सॉइल फॉर्मेशन किस पे रिस्पॉन्सिबल होता है? कौन से फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है सॉइल फॉर्मेशन के लिए? पहली बात तो पेरेंट रॉक, जिस रॉक से टूट कर वो फाइन पार्टिकल्स बनेंगे, तो पहली पेरेंट रॉक होगी, ये पेरेंट रॉक हो गई। रिलीफ फीचर कैसे हैं? क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं? हॉट है, मॉनसून है, या तो कोल्ड क्लाइमेट है। रिलीफ फीचर माउंटेन्स है, प्लान्स है, प्लेट्यूज है। रिलीफ में माउंटेन्स, प्लेन, प्लेट्यू। क्लाइमेटिक सिचुएशन में हॉट, कोल्ड। प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिज्म वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है, मतलब उनके रिमेन्स हैं कि नहीं है। ह्यूमन एक्टिविटीज और टाइम, दीज आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन। नाउ सॉइल प्रोफाइल। बेटा वर्टिकल सेक्शन जो होता है सॉइल का, फ्रॉम द सरफेस टू पेरेंट रॉक इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। पेरेंट रॉक से सरफेस तक का जो वर्टिकल सेक्शन होता है उसे ही हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। देखो इस टाइप का डायग्राम बनेगा, यहाँ एक लेयर होगी, यहाँ दूसरी लेयर होगी, और यहाँ पर तीसरी लेयर होगी। ठीक है, जो प्रोसेस होती है सॉइल फॉर्मेशन की, वो 4 वेल मार्क्ड हॉरिजॉन्टल लेयर तैयार कर देती है सॉइल प्रोफाइल में। ठीक है, जो प्रोसेस होती है सॉइल फॉर्मेशन की, वो 4 वेल मार्क्ड हॉरिजॉन्टल लेयर तैयार कर देती है सॉइल प्रोफाइल की। मैंने जैसे दिखाया है ना, 1 2 3 4, ये एक 2 3 और 4। दिस हॉरिजॉन्टल लेयर इज कॉल्ड सॉइल होरिजन। इसी हॉरिजॉन्टल लेयर को हम क्या कहते हैं? सॉइल होरिजन। द सॉइल होरिजन आर यूजुअली नेम्ड A B C D। सॉइल होरिजन को कैसे आप डिनोट करते हो? A B और C D से। ये देखो इसकी बात कर रहे थे कि ये क्लियर कट डिमार्केशन होता है, यहाँ तक लेयर अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ तक अलग है, फिर यहाँ की लेयर अलग है। इसे को हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। यहाँ पर होती है मैच्योर सॉइल, टॉप सॉइल, सब सॉइल, रॉक फ्रेगमेंट, पेरेंट रॉक। ये पेरेंट रॉक, यहाँ पर रॉक फ्रेगमेंट, थोड़े बड़े बड़े रॉक के पीसेस होंगे, यहाँ सब सॉइल है, और यहाँ पर टॉप सॉइल, फाइन ग्रेन्स। और जो अपर मोस्ट लेयर है, सॉरी कहाँ गए, उन्हें हम ABCD नाम दे देते हैं। अपर मोस्ट लेयर से लेके पेरेंट रॉक तक ABCD करके नाम दे दिया। ठीक है, अब हॉरिजन एक ही बात करेंगे तो इसे हम टॉप सॉइल भी बोलते हैं।
ये टॉप मोस्ट लेयर होती है। इसके अंदर सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मिनरल्स भी होते हैं, डीकेड प्लांट्स और एनिमल भी होंगे, सड़े गले प्लांट, सड़े गले एनिमल, उनकी डेड बॉडीज, उनके रिमेन्स, ऑर्गेनिक मटेरियल, सॉल्युबल मिनरल, ये सब मिलेगा आपको टॉप सॉइल में। दीज आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और इनमें से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो प्लांट की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट ना करे। हर एलिमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है प्लांट ग्रोथ में। लीचिंग इज कॉमन इन दिस लेयर। लीचिंग बहुत कॉमन होती है। लीचिंग मतलब जो केमिकल्स वगैरह हैं उनका पानी के साथ बाहर निकल जाना, सॉइल से रिमूव हो जाना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे होराइजन बी। तो जो होराइजन बी है बेटा, उससे ही हम क्या भी बोलते हैं, सब सॉइल। होराइजन ए के नीचे होगा होराइजन बी, जिसे हम सब सॉइल कहते हैं। मतलब टॉप सॉइल के नीचे क्या हो गया, सब सॉइल। ठीक है, इस लेयर में क्या क्या होता है, सैंड होता है, सिल्ट होता है और क्ले होता है। मतलब 3 चीजें मिलेंगी आपको, सैंड, सिल्ट और क्ले। ये जो लेयर है, यहाँ पर जो मिनरल का कंटेंट है वो होराइजन ए से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, और होराइजन ए से ज्यादा मिनरल कंटेंट तुम्हें किस में मिलेगा, होराइजन बी में, बट हैज लिमिटेड ऑर्गेनिक मैटर। पर मिनरल कंटेंट तो बहुत ज्यादा मिलेंगे, पर ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर कम मिलेगा। अगर बच्चा हम दोनों को मिला दें, ए और बी को, तो इन्हें हम ट्रू सॉइल बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये मिट्टी है, सॉइल है। ए हुआ, बी हुआ, अब हम आएंगे सी पे। तो भैया पहले ए हुआ, फिर बी, और बी के नीचे कौन सा होगा, सी। हॉरिजन सी लाई बिलो हॉरिजन बी, हॉरिजन बी के नीचे ही हॉरिजन सी मिलेगा। इस लेयर में क्या होता है बच्चा, स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं रॉक्स के। मतलब सॉइल फाइन ग्रेन्स नहीं होते हैं, फ्रेगमेंट मतलब पत्थर टाइप के, पेबल्स टाइप के होंगे। द ट्रू सॉइल डेवलप्स फ्रॉम दीज रॉक फ्रेगमेंट, और जो मिट्टी है वो इन्हीं फ्रेगमेंट से डेवलप करेगी। ठीक है, तो जो ट्रू सॉइल होगी, जो सॉइल डेवलप करेगी, वो इन्हीं रॉक फ्रेगमेंट से करेगी। और ये जो रॉक्स है, ये इस ओरिजिन में जो रॉक्स हैं उनके ऊपर कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। द रॉक्स इन दिस रीजन आर नॉट अफेक्टेड बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस का इन रॉक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब होरिजन डी सबसे लोअर मोस्ट लेयर है, सी के नीचे है, बिलो सी होरिजन सी। इस लेयर में अनब्रोकन सॉलिड रॉक्स होती हैं, अनब्रोकन सॉलिड रॉक और पेरेंट रॉक होगी या अनब्रोकन सॉलिड रॉक होगी, जिसके अभी पीसेस भी नहीं हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन। तो भाई सॉइल इरोजन क्या होता है, ये रही अर्थ की अपर लेयर और ये रही उसके ऊपर सॉइल। इस सॉइल का यहाँ से बह के कहीं और इकट्ठा हो जाना ही क्या होता है बेटा, सॉइल इरोजन। चलो, अब जहां से ये बह के गई होगी ना, वहां पर थी फर्टाइल सॉइल। तो इतने एरिया की फर्टाइल सॉइल इस एरिया में जाके इकट्ठी हो गई है, तो यहाँ की फर्टिलिटी तो खत्म हुई ना बेटा। चलो, तो रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल का रिमूव हो जाना ही क्या है, सॉइल इरोजन है। सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है सॉइल इरोजन से। डिफरेंट फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर, डिफरेंट फिजिकल एंड कल्चरल फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन। कुछ फिजिकल फैक्टर है, कुछ कल्चरल फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोजन के लिए। अगर हम फिजिकल फैक्टर्स की बात करें तो बेटा स्लोप्स, अगर स्लोप पे कोई सॉइल बनेगी तो वो ऑब्वियस सी बात है थ्रू विंड थ्रू वाटर नीचे आ ही जाएगी। स्लोप्स की जो मिट्टी होगी वो ऑब्वियस सी बात है नीचे आ ही जाएगी। रेनफॉल हो, हवा का तेजी से चलना, वेलोसिटी ऑफ विंड, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, ये 2 कारणों से वो नीचे आई जाएगी। इसके बाद जो कल्चरल फैक्टर है उसमें हम डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को कट कर रहे हैं, लैंड का ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग करा रहे हैं, हमारे एनिमल्स को, हमारे कैटल्स को ओवर ग्रेजिंग करा रहे हैं, अनसाइंटिफिक मेथड को यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी सॉइल को खराब कर रही हैं या इरोड कर रही हैं, यहाँ से वहाँ ले जा रही हैं, जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो रही है। तो आपको ये सब नहीं करना है, ना ही तो कैटल्स को ओवरग्रेज कराना है, ना ही तो अनसाइंटिफिक मेथड को यूज करना है। नाउ सॉइल कंजर्वेशन। अब सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल की टॉप लेयर बर्बाद हो रही है, तो उसे संभाल के कंजर्व करके भी रखना पड़ेगा। अगर जो सॉइल है उसका कवर रिमूव हो जाए तो हमारा प्लेनेट तो बैरन बन जाएगा, लाइफलेस बन जाएगा मून की तरह, क्योंकि जितनी भी फूड प्रोडक्शन है ये सॉइल के ऊपर ही हो रहा है। तो सॉइल को तो संभाल के रखना पड़ेगा, अदरवाइज आवर लैंड बिकम लाइक द मून, लाइफलेस। इस ये बहुत जरूरी है कि आप सॉइल को कंजर्व करें।
सॉइल कंजर्वेशन के अंदर वो सारे मेजर आएंगे जिससे आप सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किससे, इरोजन से, और उसकी फर्टिलिटी को भी एग्जॉस्ट होने से बचा सकते हैं। कुछ मेथड अडॉप्ट की जाती हैं सॉइल कंजर्वेशन के लिए, वो है फॉरेस्टेशन, जितने ज़्यादा पेड़ लगा सकती हैं लगाएं। चेकिंग ऑफ ओवरग्रेजिंग, किसी भी कैटल को एक एक प्लॉट ऑफ लैंड पे ज़्यादा दिन तक ग्रेज ना कराएं, है ना। ओवरग्रेजिंग मतलब बहुत ज़्यादा घास को एकदम नीचे तक खा लेना, मतलब उसको खराब कर देता है। क्रॉप रोटेशन, एक एक आज अभी एक क्रॉप लगाई है उसके बाद दूसरी तीसरी, ऐसे मतलब क्रॉप रोटेट करते रहो एक ही क्रॉप को। जैसे ऐसा नहीं कि आप गेहूं उगा रहे हैं तो अकेला गेहूं ही उगाते रहें, वीट ही ग्रो करते रहें, रोटेट करें। काउंटर प्लोइंग, टेरेस फार्मिंग, so these are few methods through which we can control soil erosion. So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.